नमस्कार, मैं आशित त्यागी। युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पहले आज का बुलेटिन। युग करवट समाचार पत्र सफलता के 16 वर्ष पूरे कर चुका है। आपका ये समाचार पत्र 17वें वर्ष में प्रवेश कर गया है। इस घड़ी को जश्न के रूप में बनाने के लिए गाज़ियाबाद के अनेक गणमान्य लोगों ने युग करवट ऑफिस पहुंचकर शुभकामनाएं दी। इनमें केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, जिलाधिकारी आरके सिंह जैसे अनेक लोग शामिल थे। 12 अगस्त 2007 को गाज़ियाबाद से युग करवट समाचार पत्र की शुरुआत की गई थी। उस दिन युग करवट का विमोचन हुआ था। कार्यक्रम में मौजूद हजारों लोगों ने तालियां बजाकर युग करवट की टीम का हौसला बढ़ाया था। उसी हौसले का नतीजा ये है कि 4 पृष्ठ के साथ शुरू होने वाला युग करवट आज कभी 50 पेज, कभी 60 पेज, कभी 80 पेज के साथ प्रकाशन होता है। इस बारे में युग करवट के एडिटर इन चीफ सलामत मियाँ कहते हैं कि मेरी ताकत बने मेरे पाठक जिन्होंने पहले दिन से युग करवट को अपना माना। यही कारण है कि आज युग करवट पाठकों की पहली पसंद बन गया है। गाज़ियाबाद की सरजमी से शुरू हुआ युग करवट आज नोएडा, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, दिल्ली, अमरोहा सहित आसपास के कई जनपदों में पाठकों की पसंद बना हुआ है। हाल ही में शहर के एक बड़े अस्पताल में सलामा जी का जाना हुआ, जहां गार्ड की ड्यूटी करने वाले एक व्यक्ति ने उनसे बात की। उस व्यक्ति का नाम सोहनवीर था। सोहनवीर ने कहा कि आप युग करवट के संपादक हैं। सलामा जी बोले, बिल्कुल। सोहनवीर बोला, मैं युग करवट का नियमित पाठक हूं। आपके अखबार की भाषा लेखनी ऐसी है कि मैं आपके अखबार की सामग्री से अपने बच्चों को रोज़ अवगत कराता हूं। इतना ही नहीं, सोहनवीर बोले कि इस अखबार से मेरे बच्चों को भी नई नई जानकारियाँ मिलती हैं। एक और पाठक राकेश मार्ग से फ़ोन करते हैं, जिनका नाम संदीप था। बोले, मैं युग करवट का पाठक हूँ। इसमें हर क्षेत्र की खबरों की जानकारी मिल जाती है। राजनीति के लोग शुभकामनाएं देते हैं, अखबारें पढ़ते हैं, लेकिन अगर पाठक इस तरह से हौसला बढ़ाते हैं तो अलग तरह की ऊर्जा आती है। यही कारण है कि जिसके पास सोहनवीर और संदीप जैसे पारखी नज़र रखने वाले पाठक हों तो युग करवट कैसे पाठकों की पहली पसंद नहीं बनेगा। प्रशासनिक अधिकारियों में भी आज युग करवट विश्वसनीयता के मामले में एक अलग स्थान रखता है। किसी भी जनतंत्र में जो जनतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, उसको पत्रकारिता एक चौथा और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ होता है, ताकि आम आदमी तक जो खबरें हैं वो निष्पक्ष रूप से और कम्युनिकेशन गैप में पैदा पहुँचती है। आपका समाचार पत्र इस दिशा में कार्य कर रहा है और अभी मुझे याद हुआ कि इसका 16वीं वर्षगांठ है। समाचार पत्र के प्रकाशन इन्हीं हौसलों की वजह से 16 वर्ष में कभी भी युग करवट पत्रकारिता के मापदंडों पर खरा उतरा है और आगे भी ऐसा ही रहेगा। आजकल कई मीडिया घराने ऐसे हैं जहां संपादकीय विभाग को मार्केटिंग की टीम तय करती है, लेकिन युग करवट में संपादकीय टीम आज भी बिल्कुल बेबाकी से अपनी कलम चलाती है और कॉलम लिखती है। हम विश्वास दिलाते हैं कि युग करवट पर आपका जो भरोसा है वो हमेशा कायम रखेगा और हम उसे बनाए रखेंगे। युग करवट के स्थापना दिवस पर केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह, गाज़ियाबाद के जिलाधिकारी आरके सिंह, समाजसेवी बीके शर्मा हनुमान, बीके अग्रवाल, गाज़ियाबाद के डिप्टी मेयर राजीव शर्मा, पार्षद प्रवीण चौधरी जैसे तमाम लोग वहां पहुंचे। उन्होंने अपना प्रेम युग करवट के प्रति प्रदर्शित किया और शुभकामनाएं दी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाज़ियाबाद के कवैनगर इलाके में एक बड़ी चोरी की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि चोरी एक चार्टेड अकाउंटेंट के घर पर हुई है, जिसमें लाखों रुपए का सामान चोरी हुआ है। ये मकान कवैनगर थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर इलाके में है। सावन और अधिक मास का आज छठा सोमवार रहा। सुबह से ही शहर के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ जुट गई। मंदिरों के बाहर लंबी लंबी लाइनें देखी गईं। दुधेश्वर मंदिर में हजारों लोगों ने जलाभिषेक किया। सावन और अधिक मास के छठे सोमवार को जस्सीपुरा स्थित श्री दुधेश्वर नाथ मंदिर में जलाभिषेक के लिए भक्तों की भारी भीड़ रही। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव को बेलपत्र, श्वेत मदार पुष्प, गन्ना रस आदि अर्पित कर जलाभिषेक किया। मंदिर परिसर शिवघोष से गूंजते रहे। दुधेश्वरनाथ मंदिर के आचार्य और वेद विद्यापीठ के छात्रों ने विधिवत मंत्रोच्चार के साथ भगवान शिव का पूजन किया। उनके पूजन के बाद मंदिर के कपाट खोले गए। सुबह से ही भक्तों की लंबी लाइन लगनी शुरू हो गई थी, जो दिन भर चलती रही। मंदिर के महंत नारायण गिरी ने बताया कि इस बार सावन के साथ साथ अधिक मास भी है,
इस वजह से सावन के 8 सोमवार हैं। सावन माह के सोमवार को भगवान शिव की पूजा अर्चना से पुण्य मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। देश के विभाजन की विभीषिका पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी विषय पर आधारित एक प्रदर्शनी पुराने रेलवे स्टेशन पर लगाई गई। विभाजन के समय हुए दंगे और राहत शिविरों की तस्वीरें यहाँ दिखाई गई। आज़ादी के दौरान देश के विभाजन की विभीषिका ऐसी है कि आज भी लोगों के जहन में उसकी यादें ताज़ा हैं। उस दौर से गुजरने वाले लोग उसको आज भी नहीं भूल पाते। विभाजन की इसी विभीषिका पर आधारित एक प्रदर्शनी का आयोजन गाज़ियाबाद के पुराना रेलवे स्टेशन के बुकिंग सेंटर पर किया गया। प्रदर्शनी में विभाजन के दौर को दर्शाती हुई तस्वीरें प्रदर्शित की गईं। विभाजन के दौरान भारत आते लोग उस दौर की मुश्किलें, दंगे, राहत शिविरों की तस्वीरों पर बेहद संजीदगी से उतारा गया था। प्रदर्शनी का शुभारंभ पार्षद सीमा यादव, एरिया ट्रैफिक मैनेजर ऋचा रत्नम, स्टेशन अधीक्षक कुलदीप त्यागी ने किया। प्रदर्शनी को देखने के लिए रेलवे यात्रियों के अलावा स्कूली छात्र भी बड़ी संख्या में पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। देश में मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सन वैली स्कूल में एक कार्यक्रम किया गया, जिसमें 40 स्कूलों के छात्रों ने भाग लिया। यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस आयोजन में केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी मौजूद रहे। गाज़ियाबाद के सांसद और केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग और नागर विमानन राज्य मंत्री वीके सिंह आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में सन वैली इंटरनेशनल स्कूल में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में गाज़ियाबाद के 40 स्कूलों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। यहाँ छात्र छात्राओं ने अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। इस कार्यक्रम के माध्यम से केंद्रीय मंत्री ने सभी छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और हर घर तिरंगा लहराने का निवेदन भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। ये था आज का बुलेटिन। अब खबरों का पोस्टमार्टम। कल स्वतंत्रता दिवस है। देश में सभी राज्यों के सभी शहरों में अनेक कार्यक्रम होंगे। लाल किले से लेकर छोटे बड़े सरकारी ऑफिस, घर, दफ्तर में लोग झंडा फहराएंगे। लेकिन ध्वजारोहण से जुड़ी एक संहिता है, भारतीय ध्वज संहिता, जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जिसमें बताया जाता है कि ध्वज फहराते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। भारतीय ध्वज संहिता को 26 जनवरी 2002 को लागू किया गया था। इसमें ऐसे नियम बनाए गए हैं जिन्हें लागू करने से झंडे का अपमान नहीं होता। इस नियम के अनुसार जिस भी झंडे का उपयोग ध्वजारोहण के लिए किया जाएगा वो आयताकार होना चाहिए। उसकी चौड़ाई 3 फीट और ऊंचाई 2 फीट होनी चाहिए। झंडे पर किसी भी प्रकार का कोई भी शब्द लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर झंडा क्षतिग्रस्त है, कटा फटा है, तो उसको उपयोग में नहीं लाया जा सकता। जब भी तिरंगे झंडे को फहराया जाए तो उसे सम्मानपूर्वक उचित सम्मान दिया जाए। इस बात का ध्यान रखा जाए कि जहाँ झंडा लगाया गया है वहाँ से वो सभी को दिखाई दे। अगर ध्वजारोहण किसी मंच के माध्यम से हो रहा है तो यहाँ ध्यान ये रखना चाहिए कि वक्ता का मुंह जो हो वो पब्लिक की तरफ हो, श्रोताओं की तरफ हो, दर्शकों की तरफ हो और ध्वज उसके दाहिनी ओर हो। राष्ट्रध्वज के बगल में किसी भी प्रकार का झंडा नहीं लगाया जा सकता और अगर लगाना है तो उसका स्थान राष्ट्रध्वज से नीचे होगा, ना उसके बराबर होगा, ना उसके ऊपर होगा। किसी भी तरह से, किसी भी कारण से राष्ट्रध्वज जमीन तक कभी नहीं पहुंचना चाहिए। अशोक चक्र झंडे के बिल्कुल बीच में सफ़ेद पट्टी पर होगा और इसमें 24 तीलियां होनी चाहिए, सुनिश्चित कर लेना चाहिए। ध्वजारोहण के बाद अगर तिरंगे को उतार रहे हैं तो भी भारतीय ध्वज संहिता के तहत निर्धारित नियमों का पालन करना चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए कि झंडा जब उतारें तो उस समय भी राष्ट्रध्वज का कोई अपमान ना हो, ज़मीन को छुए ना, गिरे ना। अगर झंडा फहराते समय, उतारते समय किसी प्रकार से कट फट गया हो तो उसको आप अकेले में ले जाकर नष्ट कर सकते हैं। हम सभी ने देखा है कि स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली जैसे शहरों में, आगरा, लखनऊ में एक परंपरा है पतंग उड़ाने की। तो स्वतंत्रता के दिवस से 15 अगस्त से पतंग का क्या सीन है, क्या लेना देना है, क्या संबंध है, ये मैं आपको बताता हूँ। दरअसल स्वतंत्रता दिवस पर पतंग उड़ाना एक भारत में परंपरा सी बन गई है। दिल्ली, लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद, गाज़ियाबाद, आगरा जैसे पुराने शहर, मेरठ जैसे शहर, बनारस जैसे शहर में ये परंपरा बहुत अच्छे से निभाई जाती है। दरअसल 1927 में देश भर में साइमन कमीशन का विरोध किया गया था।
इसी के चलते स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत में संयमन वापस जाओ के नारे भी लगाए थे और एक पूरा अभियान विरोध स्वरूप चला था। उस दौरान ये प्रदर्शन पूरे देश में बहुत लोकप्रिय था, इसलिए लोगों ने एक तरीका अपनाया। उन्होंने पतंग पर इस तरह के स्लोगन, नारे लिखकर, अपनी मन की बात लिखकर आसमान में उड़ाई और एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले तक वो बात पहुंचाई। पतंग स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति और उपनिवेशिकवाद, इसके खिलाफ एक विरोध का तरीका हमारे देश में बन गया था। तब से स्वतंत्रता दिवस पर पतंग उड़ाना एक भारतीय परंपरा का अभिन्न हिस्सा है। आज भी ये परंपरा काफ़ी प्रचलित है। स्वतंत्रता दिवस के दिन लोग पतंग उड़ाकर देश के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और जश्न मनाते हैं। आज 14 अगस्त है। देश विभाजन की विभीषिका को याद कर रहा है। ये वो तारीख है जिसको हम कभी भुला नहीं सकते। एक तरफ देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्ति मिल रही थी, तो दूसरी तरफ देश का विभाजन, बंटवारा करने का काम हो रहा था। विभाजन के परिणाम से लाखों लोग बेघर हो गए, उन्हें रातों रात पलायन के लिए मजबूर करना पड़ा। कई लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने आज़ादी की कीमत अपनी जान देकर चुकाई थी, लेकिन विभाजन की विभीषिका उस सब पर भारी पड़ गई। 14 अगस्त 2021 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ऐलान किया था कि हर साल 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन हम लोग विभाजन के वक्त लोगों को मिले दर्द को याद करेंगे, उनकी परेशानियों को महसूस करेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें लाखों लोग अजनबियों के बीच एकदम विपरीत वातावरण में नया आशियाना ढूंढने के लिए विवश हो गए थे। विभाजन के बाद लगभग 60 लाख गैर मुसलमान उस क्षेत्र से निकल आए जो बाद में पश्चिम पाकिस्तान बना। उस समय 20 लाख गैर मुस्लिम जो लोग थे वो पूर्वी बंगाल, जो बाद में पूर्वी पाकिस्तान बना, उससे निकलकर पश्चिम बंगाल में आए थे। 1950 में 20 लाख और गैर मुस्लिम पश्चिम बंगाल में आए। 10 लाख मुस्लिम पश्चिम बंगाल से पूर्वी पाकिस्तान चले गए। इस विभीषिका में मारे गए लोगों का आंकड़ा 5 लाख बताया जाता है, लेकिन लोग बताते हैं कि ये 10 लाख के करीब है, यानी कि इस दौरान 10 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। देश के बंटवारे के बाद लाखों शरणार्थी उन राज्यों और शहरों में चले गए जहां उनसे पहले कोई संबंध नहीं था, जहां के लोगों को जानते नहीं थे। वहां की भाषा, संस्कृति, तीज त्योहार सब अलग थे। ऐसे में सभी शरणार्थियों को अपने जीवन की एक नई शुरुआत करनी पड़ी थी। विभाजन के दौरान सिंध में अल्पसंख्यक, खासकर हिंदू और सिख, को विकराल और भयावह त्रासदी सहनी पड़ी थी। उस समय का कड़वा अनुभव उन लोगों के जहन में आज भी जिंदा है। 17 दिसंबर 1947 को सिंध के हैदराबाद और 6 जनवरी 1948 को कराची में हुए दंगों में अल्पसंख्यक इस कदर भयभीत हुए थे कि 1947 तक 2.5 लाख, जनवरी 1948 तक 4,78,000 और जून 48 तक 10 लाख से अधिक लोगों ने सिंध छोड़ दिया था। देश के विभाजन के दौरान सबसे ज़्यादा कष्ट या पीड़ा या दर्द महिलाओं को झेलना पड़ा था। उनका अपहरण कर लिया गया, उनके साथ दुष्कर्म की घटनाएं हुई, कुछ महिलाओं को अपना धर्म बदलने पर मजबूर किया गया। जिन लोगों ने उन महिलाओं के परिजनों की हत्या की थी, उन्हीं हत्यारों से उनकी शादी कराई गई। भारत सरकार ने केवल 33,000 महिलाओं के अपहरण की सूचना दी, जबकि पाकिस्तान सरकार ने 50,000 महिलाओं के अपहरण का अनुमान तब लगाया था। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, अशांति के काल में स्त्री का अपहरण बहुत बड़ा पाप था, लेकिन शांति स्थापित होने पर उस स्त्री का पुनर्वास न हो पाना उससे भी बड़ा पाप था। विभाजन जब देश का हुआ था उस समय प्रचंड गर्मी पड़ रही थी, मूसलाधार बारिश थी, मीलों मील पैदल लोग चल रहे थे। लोगों का काफिला जिन गाँवों से गुजरता था वहाँ के लोग भी उनके साथ जुड़ जाते थे। उनका काफिला करीब 10 मील से लेकर 27 मील तक हुआ करता था। भारत के अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़ाव रखने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने सूर्य मिशन आदित्य L1 के प्रक्षेपण की उल्टी गिनती शुरू कर दी है। इसरो ने बताया कि आदित्य L1 आंध्र के श्रीहरिकोटा स्पेस पोर्ट पहुंच चुका है। इसरो का कहना है कि सितंबर के पहले हफ्ते में आदित्य L1 की लॉन्चिंग की जा सकती है। आदित्य L1 को इसरो के UR राव सैटेलाइट सेंटर में बनाया गया है, जहां से अब आदित्य L1 सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए तैयार है। सूर्य के अध्ययन के लिए ये भेजा जाने वाला एक मिशन है। आदित्य L1 को सूर्य पृथ्वी सिस्टम के लैग्रेंज पॉइंट के करीब हालो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। ये पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर है।
इसरो ने बताया है कि L1 पॉइंट के नज़दीक हॉलो ऑर्बिट में सैटेलाइट को स्थापित करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वहाँ से लगातार सूर्य पर नज़र रखी जा सकती है और सूर्य ग्रहण का भी इस पर कोई असर नहीं होगा। आदित्य L1 के साथ पेलोड भी अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। ये पेलोड सूर्य की फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सबसे गहरी परत का अध्ययन करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर्स की मदद से ये काम करेंगे। इनमें से 4 पेलोड लगातार सूरज पर निगाह रखेंगे, बाकी 3 पेलोड परिस्थितियों के हिसाब से पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड का अध्ययन करते रहेंगे। इसरो का कहना है कि आदित्य L1 के पेलोड सूरज की कोरोनिकल हीटिंग, कोरोनिकल मास इंजेक्शन, प्रेयर और प्रेयर की गतिविधियों के बारे में, सूरज में होने वाली अलग अलग जो गतिविधियां हैं उनके बारे में और मौसम का जो असर वहाँ पड़ता है इस बारे में भी सारी जानकारी देंगे। खबर चंद्रयान 3 की। हम सभी जानते हैं चंद्रयान 3 को हम लोग भारत लॉन्च कर चुका है। इसरो का चंद्रयान 3 मंजिल के और अधिक करीब पहुंच गया है। इसरो ने आज जानकारी दी है कि चंद्रयान 3 ने सफलतापूर्वक चांद की कक्षा के एक और वृत्ताकार चरण को पूरा कर लिया है और अब वो चांद के और अधिक करीब पहुंच गया है। चंद्रयान 3 चांद के चौथे ऑर्बिट में प्रवेश कर चुका है। 14 अगस्त की सुबह करीब 11:15 बजे चंद्रयान के थ्रस्टर्स को चालू कर दिया गया था, जिसकी मदद से चंद्रयान 3 ने सफलतापूर्वक कक्षा बदल ली। 5 अगस्त को चंद्रयान 3 ने पहली बार चांद की पहली कक्षा में प्रवेश किया था। इसके बाद लगातार 3 कक्षा में बदलाव करके चांद के करीब पहुंच रहा है। चंद्रयान 3 1900 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चांद से 150 किलोमीटर दूर कक्षा में यात्रा कर रहा है। चंद्रयान का ऑर्बिट सर्कुलाइजेशन चरण में चल रहा है। अंडाकार कक्षा से गोलाकार कक्षा में आना शुरू हो गया है। 16 अगस्त को चंद्रयान 3 एक और कक्षा कम कर देगा। 17 अगस्त का दिन इस मिशन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण दिन होगा। उस दिन चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर से अलग कर दिया जाएगा। इसके बाद 23 अगस्त को चंद्रयान 3 चांद की सतह पर लैंड करेगा। पूरी दुनिया इस मिशन पर नज़र बनाए हुए है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा के कैथल में एक विवादित बयान दिया। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि भाजपा को वोट देने वाले लोग राक्षस हैं। इसे लेकर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस न सिर्फ वोटरों की बेइज्जती कर रही है बल्कि उन्हें शराब भी दे रही है। कांग्रेस ने सारी हदें पार कर दी हैं। 2024 में साफ हो जाएगा कि जनता किसे आशीर्वाद देती है और किसे शराब। भाजपा के नेता कहते हैं कि कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला जो अफजल गुरु को अफजल गुरुजी कहते हैं, उनके पार्टी के नेता ओसामा को ओसामा जी, हाफिज सईद को सईद साहब कहते हैं और आज भारत माता को और देश की जनता को वो गाली देने लगे हैं। मतदाताओं को कांग्रेस गाली दे रही है। कांग्रेस पार्टी के लोकतंत्र के मंदिर पर इस तरह के आरोप लगाती है, ये भाजपा का आरोप है। लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सवाल खड़े करती है। विदेश की धरती पर जाकर लोकतंत्र मर गया है, ये कांग्रेस कहती है। भारत माता की हत्या हो गई है, ये भी कांग्रेस ने कहा था। अब सुरजेवाला कहते हैं कि जो जनता भाजपा को वोट करती है वो राक्षस प्रवृत्ति की है। भाजपा को समर्थन देने वाली जनता, जिसे हम जनता जनार्दन मानते हैं, ऐसे लगभग 23 करोड़ लोगों को कांग्रेस पार्टी राक्षस बता रही है। इस मामले पर राजनीतिक हमलाबाजी बहुत तेज हो गई है। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और उसके आसपास की तमाम खबरों को देखने के लिए देखिए युग करवट यूट्यूब चैनल और विस्तृत रूप से जानकारी आप चाहते हैं तो पढ़िए युग करवट समाचार पत्र। युग करवट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। कमेंट करके बताइएगा कैसे लगा। नमस्कार।